प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का दूसरा भाग है। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बिकल मीन्स परेशान, उद्विग्न, उन्मन अनमनापन का भाव, निदाग गर्मी। तो आइए इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ तो बताए ही हैं। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बिकल बिकल परेशान। कैसे परेशान हैं लोग? गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान कर दी। कवि कह रहा है कि हे बादल जो गर्मी से परेशान हैं, आप बरस करके सबके अंदर शीतलता ला दें। कवि कहता है हे बादल इतने बरसो, इतने गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के निदाग, विश्व के संपूर्ण जन अनमने और उदासीन हैं, उद्विग्न हैं, सब शीतलता का अनुभव करें। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, परेशान, गर्मी से परेशान अनमने जो जितने भी संपूर्ण जन हैं, तुम ऐसा बरसो, ऐसा बरस करके सबके अंदर शीतलता का अनुभव करा दो। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन। बादल को कवि क्या कर रहा है? अज्ञात दिशा से आकर के गर्मी से तपती धरा को बरसकर, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। गर्मी से तपती धरा को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। हे बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। कवि कह रहा है कि जो गर्मी से परेशान लोग हैं, विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग मीन्स गर्मी, विश्व के लोग जो गर्मी से परेशान हैं, जो अनमने चुपचाप बैठे हुए हैं, उद्विग्न हैं, तुम अपनी गर्जना से, अपनी जल वर्षा से सबको शीतल कर दो। कैसे आओ? अज्ञात दिशा से अनंत के घन आओ और तपती हुई धरा को जल से भर दो, शीतल कर दो, खूब बरसो, ताकि पीड़ित जनसामान्य सुख का अनुभव करें। कवि निराला कहते हैं कि गर्मी की प्रचंडता के कारण सभी लोग क्या हैं? व्याकुल और परेशान हैं। कवि निराला जी कहते हैं कि गर्मी की प्रचंडता के कारण लोग क्या हैं? व्याकुल हैं, परेशान हैं। तभी न जाने आकाश की दिशा से बादल आ गए, अज्ञात दिशा से बादल आए। अब पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बादल, तुम अपने जल कणों को बरसाकर तपती हुई धरा को फिर से शीतल कर दो। हे बादल तुम अपनी पौरुषमयी गर्जना से सकल संसार को भर दो, सकल संसार को भर दो। अब यहाँ संसार के सकल जन बिकल और उन्मन क्यों थे? क्योंकि संसार के लोग
गर्मी के कारण व्याकुल थे, परेशान थे। यहाँ गर्मी का लाक्षणिक अर्थ है शोषण से। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शोषण करते हैं, गरीबों का शोषण करना। तो यहाँ लाक्षणिक अर्थ गर्मी से क्या है? शोषण, उत्पीड़न, विषमता की गर्मी से संसारवासी क्या हैं? विकल और उन्मन हैं। इससे क्वेश्चन और तप्त धरा को शीतल करने से क्या तात्पर्य है? तप्त धरा को शीतल करने से क्या तात्पर्य है? तप्त धरा को शीतल करने का यहाँ सामान्य अर्थ है जलती हुई पृथ्वी पर पानी बरसाना। सामान्य अर्थ के रूप में इसका हम प्रयोग करें तो जलती हुई पृथ्वी पर पानी बरसाकर शीतल करना। किंतु इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है? शोषण, उत्पीड़न और विषमता की ज्वाला से अशांत जनजीवन के हृदय स्थल को क्रांति की वर्षा से शांत कर देना। बादल गरजो, बादल गरजो कहकर कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? इस कविता में बादल गरजो बार बार कहा है, क्या सिद्ध करना चाहता है? गरजो कहकर कवि यह सिद्ध करना चाहता है कि बादल अपनी गरज और दहाड़ से समाज में क्रांति और चेतना जगा दे। क्या जगा दे? क्रांति और चेतना जगा दे। सभी लोग क्रांति से परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया में विश्वास रखें। सभी लोग जाग जाएं, उत्साह आ जाए, उनके अंदर परिवर्तन आए और विकास की प्रक्रिया में विश्वास रखें। इस प्रकार समाज शोषण मुक्त होकर समानता की भाव भूमि पर उपस्थित हो जाएगा। समानता की भाव भूमि, सभी लोग समान रूप से देखे जाने लगेंगे। तो कवि ने बार बार बादल को गरजने के लिए इसीलिए कहता है। अब यहाँ पर बादलों के न बरसने से लोग तथा धरती की दशा कैसी हो गई है? बादलों के न बरसने से धरती पर रहने वाले लोग बेचैन हैं, व्याकुल हैं और भयंकर गर्मी के कारण धरती जलती सी प्रतीत हो रही है। कवि बादलों से क्या अनुरोध करता है? कवि बादल से अनुरोध करता है कि तुम जोर की वर्षा करो। इस कारण भयंकर गर्मी के कारण मनुष्य तथा धरती के सभी प्राणी क्या हो जाएंगे? जो व्याकुल हैं। जब वर्षा तेज होगी, मूसलाधार वर्षा होने लगेगी तो धरती से गर्मी कम हो जाएगी, लोगों को तपन और बेचैनी से राहत मिलेगी। अब यहाँ पर कवि ने बादल को अनंत के घन कहकर क्या संबोधित करना चाह रहा है? कवि बादल को अनंत घन कहकर यह बताना चाहता है कि बादल का कोई अंत नहीं है, अंतहीन है। और दूसरा अर्थ क्या होगा? बादल अनंत ईश्वर की कृति है। बादलों के आने की कोई दिशा निश्चित नहीं है, वे किसी भी दिशा से आकर आसमान पर छा सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की तरफ। भाव सौंदर्य, कवि ने प्यासी और पीड़ित सृष्टि के कल्याण के लिए बादल को बरसता दिखाकर बादल के लोक मंगलकारी रूप को चित्रित किया है। कवि धरती कैसी है? प्यासी है। लोग कैसे हैं? परेशान हैं, पीड़ित हैं, और उसके कल्याण के लिए बादल को क्या दिखाया है? बरसता हुआ दिखा करके लोक मंगलकारी रूप को चित्रित किया है। शिल्प सौंदर्य, कविता में खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा भावानुकूल है, संबोधन शैली है, रचना में ओज गुण है और वीर रस है। रचना कैसी है? छंद मुक्त है, क्योंकि निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं? मुक्त छंद के
कवि माने जाते हैं। अलंकार विकल विकल, विकल विकल कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। और पूरी कविता में किसका वर्णन है? मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो प्रिय बच्चों, इस कविता के भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। शिल्प सौंदर्य भाव सौंदर्य को आपके सामने रखा। इससे भी मैं 5 क्वेश्चन अति लघुत्तरी प्रश्न आपको दूंगा और उसका आपको आंसर लिखना है। आइए अभ्यास के क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि उत्साह कविता कवि का आवाहन गीत है, जिसके स्वर में क्या है? ओज है, क्रांति है। कवि क्रांति की अपेक्षा करता है और ऐसी अपेक्षा जिसकी गर्जना सुनकर उत्साह का संचार हो जाए। उत्साह कविता कैसा है? आवाहन गीत है। इसके स्वर में क्या है? ओज गुण है, क्रांति है और कवि क्रांति की अपेक्षा करता है, उम्मीद रखता है और ऐसी अपेक्षा जिसकी गर्जना सुनकर लोगों के अंदर उत्साह का संचार हो जाए, जोश का संचार हो जाए। तो दूसरी ओर बादल की फुहार और रिमझिम वर्षा से व्यक्ति के मन में कोमल भाव का जन्म होता है। जब बरसात होती है, रिमझिम फुहार पड़ती है, तो व्यक्ति के मन में क्या भाव आते हैं? कोमलता का भाव जन्म लेता है और शांति का अनुभव होता है, क्योंकि गर्मी से व्याकुल रहता है। जब बरसात होती है तो वह शांति का अनुभव करता है। ऐसे भावों से कवि के मन की गति नहीं मिलती, ऐसे भावों से कवि के मंतव्य को गति नहीं मिलती है। यही कारण है कि कवि ने बादल को फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर क्या कहा? गरजने के लिए कहता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? दूसरा शीर्षक क्यों नहीं रख दिया कवि ने? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता में बादलों से गरजने की कामना की है। क्या कामना की है? बादल से गरजने की कामना की, और ऐसी गर्जना जिससे लोगों में चेतना का संचार हो जाए, जन सामान्य में चेतना का संचार, सजीवता का भाव जाग जाए, उत्साह का भाव जाग जाए। ऐसी गर्जना हो जिसकी गड़गड़ाहट को सुन उदासीन लोग भी उत्साहित हो जाएं, जो नीरस हैं वह भी सरस हो जाएं, जाग जाएं, उत्साहित हो जाएं। कवि अपेक्षा करता है कि लोग बादल की गर्जना से अपनी उदासीनता छोड़ दें और उत्साहित हो जाएं। ऐसी अपेक्षा करते हुए कवि ने कविता का शीर्षक क्या रखा है? उत्साह रखा है। तो उस कविता के जो दूसरे क्वेश्चन के आंसर थे वो समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बादल मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। दूसरा, मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करता है। तीसरा, जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। चौथा, जीवन में नवीनता लाने, परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। पहला क्या है? बादल मानव जीवन में क्रांति लाना चाहता है, मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करना चाहता है, जीवन में उत्साह और संघर्ष लाना चाहता है, जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाना चाहता है। तीन ही अर्थों की ओर संकेत किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है।
उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। अब कविता की उस लाइन को छांटना है आपको। नाद मीन्स आवाज, घेर घेर घोर गगन, तप्त धरा जल से फिर, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो बादल गरजो। तो चौथे कविता का आंसर रचना और अभिव्यक्ति। रचना अभिव्यक्ति में एक कविता दिया गया है, उस कविता के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो आइए बस इसके पहले हम आपको उत्साह कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। उत्साह कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है। तो उत्साह कविता में कवि का लोगों के लिए यह संदेश है कि बादलों की तरह तुम में भी इतना उत्साह हो, बादलों की तरह तुम में भी इतना उत्साह हो, इतनी गर्जना हो, इतना ओज हो, जिससे विश्व में तुम्हारा प्रभाव स्थापित हो जाए। उत्साह कविता में कवि का जन सामान्य के लिए यह संदेश है कि बादलों की तरह तुम में भी इतना उत्साह हो, इतनी गर्जना हो, इतना ओज हो, इतना जोश हो, जिससे विश्व में तुम्हारा प्रभाव स्थापित हो। तुम अपनी गर्जना से निराश हुई भावना में पुनः चेतना ला दो। जो नीरस हो गए हैं उनके अंदर भी उत्साह ला दो, चेतना ला दो। और तप्त धरती गर्मी से तपती हुई धरती अर्थात मानव पीड़ा को दूर करने में समर्थ हो, तुम हृदय में वज्र जैसी शक्ति धारण कर लो। इस उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया है कि लोग मानव की पीड़ा को दूर करो, मानव के अंदर वह जोश ला दो, मानव के अंदर वह क्रांति ला दो, जिससे यह तपती हुई धरा में भी उनके अंदर जोश आए, उनके अंदर भी उत्साह आए। तो कवि इस उत्साह कविता के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है। आइए कुछ अन्य क्वेश्चन जो कुछ है। बादल को कवि क्यों कहा गया है? बादल को कवि क्यों कहा गया है? क्योंकि कवि मार्गदर्शक होता है, वह युग दृष्टा होता है, युग में परिवर्तन लाने वाला होता है, समाज को एक नई दिशा देता है, प्रेरणा देता है। इसलिए बादल को कवि कहकर संबोधित किया गया है। बादल क्रांति द्वारा समाज में नई चेतना जगाता है, इसलिए बादल को कवि कहा गया है। जिस तरह बादल आता है और बादल आने के बाद जब बरसात होती है तो गर्मी को दूर कर देता, तपती धरा पर शीतलता प्रदान कर देता है, उसी तरह कवि भी अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में एक क्रांति ला देता है, समाज में एक परिवर्तन ला देता है। क्यों? क्योंकि कवि युगदृष्टा है, समाज सुधारक है, मार्गदर्शक है। नवजीवन वाले कहकर कवि ने क्या सिद्ध करना चाहे? कविता में कहा गया है नवजीवन वाले। तो नवजीवन वाले, कवि ने बादल को नवजीवन वाले कहकर इसलिए संबोधित किया गया है कि यहां नवजीवन का अर्थ है नई चेतना वाले। नवजीवन का अर्थ क्या है? नई चेतना वाले। कवि समाज में क्रांति द्वारा नई चेतना जागृत करना चाहता है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, समाज में क्रांति लाना चाहता है, लोगों के अंदर जोश भरना चाहता है। इसलिए नवजीवन वाले कहकर संबोधित किया गया है। किसको? कवि को। नवीनता प्रदान करने वाला है, समाज में परिवर्तन लाने वाला है। इसमें अज्ञात दिशा से कौन आने वाला है? अज्ञात दिशा से अनंत के घन अर्थात क्रांति के बादल को कहा गया है। इसका कारण यह है कि क्रांति कभी भी और किसी भी दिशा से उठ सकती है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिशा से कभी भी किसी भी समय से उठ सकती है।
कहीं से भी आरंभ हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अज्ञात दिशा का जो प्रयोग किया गया है इसीलिए किया गया है। तो प्रिय बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन जो कुछ दिए गए थे उसको मैं आपके सामने रखा, आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से इस कविता के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप बड़े अच्छे ढंग से लिखिएगा। मैं इस पाठ से कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, उन क्वेश्चनों को भी आपको लिखना है और कविता का सस्वर वाचन भी करना है। इसके साथ ही जितने भी पाठ के क्वेश्चन दिए गए हैं उन प्रश्नों का भी आपको सही सही ढंग से उत्तर लिखना पड़ेगा, तभी यह पाठ पूरा होगा, नहीं तो यह अधूरा माना जाएगा। इसलिए प्रिय बच्चों, कविता में जो भी शब्द दिए गए हैं उनका शब्दार्थ भी आपको लिखना है। इसी तरह अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।